की महान जनता, हमारे सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, हमारी माताएं बहनें, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहां आने का मौका दिया। और धन्यवाद करता हूं इस गांव की भीम आर्मी कमेटी का, हरिद्वार और उत्तराखंड की पूरी भीम आर्मी कमेटी का और आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों, मंच पर उपस्थित हमारे तमाम नेता और नेता बनाने वाली ये सामने जो जनता है ना, यही बनाती है नेता। नेता आदमी जनता से बनता। तो सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय भारत। ये जो लोग वहां खड़े हैं, ये पक्का है नहीं ये मकान? बता देना, बहुत भीड़ में खड़े हो, पता लगा कि नुकसान हो जाए। और इनको कोई कहो सावधानी से रहें, ये बड़ी नुकसान हो रहे हैं बारिश के समय में। ठीक है, चलो ठीक। तो बहुत बहुत आभार आपका कि मुझे मौका दिया आपने अपनी बात को कहने का। और मैं यहीं उत्तराखंड में भगवानपुर आपके करीब, मेरे फादर यहीं के रहने वाले और यहीं से छुटमलपुर चले गए। और जब उत्तराखंड नहीं बना था तो ये हरिद्वार यूपी में ही आता था। यही मेरे गांव में डाटापट्टी हमने खूब लंबा समय बिताया, इस रुड़की में, हरिद्वार में, और यहीं से संघर्ष की शुरुआत हुई। और आप लोगों की वजह से आज पूरी दुनिया में भीम आर्मी का नाम सब लोग जानते हैं। और वो इसलिए जानते हैं कि भीम आर्मी के लोग संघर्ष करते हैं और जहां भी अन्याय होता है उस लड़ाई को लड़ते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी कार्यकर्ताओं का, जिसमें ये हमारे बाएं हाथ पे बैठे हमारे नौजवान नेता, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी, जिन्होंने उत्तराखंड में, और इनके साथ मुंडीलाल जी जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष है, नौजवान प्रदेश अध्यक्ष। क्या आपने कभी इतने नौजवान प्रदेश अध्यक्ष देखे किसी पार्टी के? नहीं होता ना जी। इनको बनाने के पीछे एक उद्देश्य है और वो मैं आपके बीच में बताऊंगा। उससे पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, मां फातिमा शेख, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब, शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह, परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और मेरे आदर्श, मेरे गुरु, हरिद्वार ही नहीं पूरे देश के चप्पे चप्पे में पैदल, साइकिल पे यात्रा करके इस देश के शोषित वंचित समाज को राजनीतिक ताकत देने वाले, राजनीतिक ताकत का एहसास कराने वाले, बहुजन समाज बनाने वाले मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। ये नौजवान जो खड़े हैं ना, देखो मैं एक शायरी कहता हूं सिर्फ तुम्हारे लिए कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो जवानी पे देश निर्भर होता है, प्रदेश निर्भर होता है, जवानी पे वजूद निर्भर होता है। जिस कौम का, जिस समाज का नौजवान जीते जी समाज की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जीते जी भी मरे के समान होता है। और जो जीते जी समाज की लड़ाई लड़ता है, हक अधिकार की लड़ाई लड़ता है, वो मरकर भी अमर हो जाता है। इसलिए मैंने नौजवानों को जिम्मेदारी दी। ये कोरे कागज थे जब ये मुझसे मिले, बिल्कुल कोरे कागज। जैसा स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, जो मास्टर पढ़ाता है वो समझ जाता है उसे। अगर मास्टर उसको गलत पढ़ाएगा तो बच्चा गलत सीखेगा, मास्टर उसको सही पढ़ाएगा तो बच्चा सही सीखेगा, मास्टर उसको चोरी करना सिखाएगा तो वो चोरी करेगा, मास्टर उसको ईमानदारी सिखाएगा तो ईमानदार रहेगा। तो मैंने इन्हें इस प्रदेश में दलित, पिछड़े, मुसलमान, सामाजिक एकता पैदा करने, क्योंकि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें यानी कि सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उनकी राजनीति कभी कामयाब नहीं होती है। अगर उत्तराखंड में
हमें आने वाले कल में गरीबों के लिए, शोषितों के लिए अधिकार चाहिए, उनकी सुरक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, तो हमें गरीबों की राजनीति दोबारा से जिंदा करनी पड़ेगी। ये जो जितने लोग खड़े हैं, मैं तो उत्तराखंड का हाल जानता हूं। यहां जिला पंचायत आप बनाते हैं और वो 20-25 लाख रुपए में जो अपनी वोट बेच आता है। आप ये समझिए कि बिकने से हक नहीं मिलेंगे आपको, हक मिलेंगे मजबूती से खड़े होके, ऐसे लोगों को खड़े करके जो बिकने के लिए नहीं, टिकने के लिए, आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए आए हो। पिछले 5 सालों में मैंने देखा कि दिन रात एक कर दी हमारे कार्यकर्ताओं ने। आप तमाम लोग गवाह हैं कि कभी भी किसी शोषित वंचित समाज के व्यक्ति पे, कभी भी किसी दलित पे, मुस्लिम पे, बैकवर्ड के लोगों पे, महिलाओं पे अत्याचार होता है तो जैसा अध्यक्ष जी कह रहे थे कि पुलिस से पहले जाती है भीम आर्मी और जाके उसकी हक की लड़ाई लड़ती है। और अगर आज यहां ये वही जगह है ना जहां वो स्कूल में मारपीट हुई थी, ये सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक आपके अपने लोग जो हैं विधानसभा में, लोकसभा में नहीं जाएंगे। और जब ये चले जाएंगे तो ये ननेड़ा और ये हरिद्वार ये इतनी ताकत से एकता में बंधेगा कि पूरी दुनिया में इसका नाम जो है वो रोशन हो जाएगा। और ये कब होगा? जब ये टुकड़ों में बटे समाज को ये लोग एकजुट करेंगे। तो आज जो कार्यकर्ता यहां मौजूद है, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि ये जनता बनाती है नेता और यही बनाती है विधायक और एमपी। और आपको करना क्या है कि इनके सुख दुख में खड़े रहना है, इनकी बात को सुनना है, इनके सुख दुख को दूर करना, इनके दुखों को दूर करना है और इनके हक की लड़ाई को लड़ना है और आपसी भाईचारा पैदा करना है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, इन्होंने आपसी भाईचारा तोड़ दिया है और जब भाईचारा नहीं रहेगा तो कोई किसी के सुख दुख में कैसे खड़ा होगा। मैं चाहता हूं कि आने वाले कल में हम लोग एक दूसरे के कंधे जो है मजबूत करें, एक दूसरे की हक की लड़ाई लड़े और कोई किसी बेगुनाह को सता ना पाए, ऐसा इंतजाम हमें करना पड़ेगा। आज हम लोग सत्ता में नहीं, इसका बड़ा नुकसान ये है कि ना तो बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है, ना अच्छी पढ़ाई हो रही है, ना अच्छा इलाज हो रहा है और पुलिस और तमाम तरह के लोग हर काम में भ्रष्टाचार। कोई काम बिना पैसे के करा सकते हैं आप? आज बताइए मुझे, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये उनकी वजह से नहीं हो रहा, उनका तो काम ही है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अच्छे लोगों पे भरोसा करें और अच्छे लोगों को चुन के भेजें। ये वोट जो है, ये वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं मिला है। वोट का अधिकार परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने गुलामी से मुक्ति के लिए दिलाया। और जिसके पास वोट का अधिकार है, बाबा साहब ने कहा 1 वोट 1 वैल्यू, एक राष्ट्रपति की वोट। और ये जो हमारे बैठे हुए ना जिम्मेदार हमारे साथी, हमारे मौजूद जो जिम्मेदार साथी बैठे, उनकी वोट बराबर है, राष्ट्रपति की भी और आपकी भी। लेकिन वो सोच समझ के फैसला करते हैं और हमारे लोग डर में फैसला करते हैं। और यहां जो बड़ी आबादी इस प्रदेश की है, उसका एक फैसला होता है कि जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप अपने हक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ोगे, ये सोच के वोट दोगे, तो फिर वो जीते या हारे आपका क्या भला करेगा भाई? वो तो यही कहते हैं ना कि भाई ये तो डर के हमें वोट देते हैं। आप कौन सी पार्टी को अच्छा मान रहे हैं? आप बीजेपी को? कितने लोग मानते हैं बीजेपी पार्टी अच्छी है? जो लोग मानते हैं हाथ खड़ा करके बताएं मुझे। और जो लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस बहुत अच्छी है, वो भी हाथ खड़ा करें। और मैं ये बताना चाहता हूं कि पिछली बार जो पूरी कांग्रेस थी वही इस बार बीजेपी है। इनका कोई वैचारिक लड़ाई नहीं है। इस देश में जो तमाम तरह की नीतियां चल रही है, कोई कहता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई कहता है कुछ बनाएंगे, और ये कहते हैं कि हम भारतीय संविधान को खत्म कर देंगे। मैं इस देश के, इस प्रदेश के दलितों नौजवानों से पूछना चाहता हूं, अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो क्या आपको कोई अधिकार रहेगा? अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो इस आजादी से यहां खड़े हो पाओगे? संविधान खत्म हो जाएगा क्या बहनों को सम्मान का जीवन जीने का अधिकार मिलेगा? संविधान खत्म हो जाएगा क्या पढ़ने का अधिकार मिलेगा, सरकारी नौकरी का अधिकार मिलेगा? और जो जुर्म जाति आप लोग सहते हो, क्या उसके खिलाफ कोर्ट जाने का, पुलिस के पास जाने का अधिकार बचेगा? वो व्यवस्था लागू हो जाएगी जहां इस देश के 85% बहुजन समाज को कोई अधिकार नहीं था।
इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमें ये एकता इस प्रदेश में बनानी चाहिए। ये हमारा प्रदेश है और जब हम इस लड़ाई को यहां से ले जाके दिल्ली तक लड़ते हैं तो हमें लगता है कि अपना घर मजबूत करना सबसे पहले जरूरी है कि कल हमसे लोग ये ना पूछे, अरे तुम हरिद्वार के रहने वाले चंद्रशेखर, तुम्हारे यहां क्या हालात हैं, तो हमें जवाब देना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहां हैं और मुझे मौका मिला आप लोगों के बीच आने का, तो मैंने सोचा कि चलो अपने दिल की बात आपसे कह दूं। अब मैं जो कहने वाला हूं उसको बड़े गौर से सुनिएगा। आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही? आखिरी तक जो रोड पे खड़े हैं, आ रही है? देखिए, लोकतंत्र में पहले राजतंत्र था। ये मैं बाहर जाना चाहता हूं, ये गूंज रहा है, पता नहीं तुम लोगों ने क्या। हेलो, आवाज आ रही है नहीं आ रही? अब ये गूंज रहा है, हमारे कानों में दिक्कत हो रही, तो हमने सोचा कि बाहर आ जाएं और आप देख भी लेंगे। देखिए, लोकतंत्र इसलिए बना था, डेमोक्रेसी इसलिए बनी कि जब इस देश में अंग्रेजों से सत्ता जो है वो ट्रांसफर होकर इस देश के रहने वाले लोगों के पास आई। मुझे लगता है उस उम्र का आपको यहां नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि उस समय जो बंटवारा हुआ वो बंटवारा सिर्फ ये हुआ कि पावर उनके पास से आके इनके पास आ गई, लेकिन इस देश में रहने वाले गरीबों के पास कुछ नहीं मिला। ना कोई जमीन उनको मिली इनके हिस्से में आई, ना कोई जितनी संपत्ति इस देश में थी ना उसका बंटवारा हुआ। और पिछले लंबे समय से गरीब को गरीब बना के रखा गया, क्योंकि अगर गरीब पैसे वाला हो जाएगा तो फिर ये लोग राजनीति किस पे करेंगे? ये लोग झूठे सपने किसको दिखाएंगे? और अगर सपने नहीं दिखाएंगे तो लोग इनको झूठ में फंस के वोट कैसे देंगे? तो लोकतंत्र इसलिए बना कि इस देश में रहने वाले, किसके लिए लोकतंत्र? यहां रहने वाले लोगों के लिए, कि इस देश प्रदेश में रहने वाले सब जो लोग हैं उनको उनके बराबर के अधिकार मिले। इसलिए प्रशासन है, इसलिए शासन है, इसलिए सरकारें हैं और जनता ही तो चुनती है सरकार। लेकिन आज तक भी गरीब गरीब है और अमीर हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि गरीब जो है वो लोकतंत्र में, राजनीति में नहीं पहुंचे हैं। उसका बड़ा प्रमाण यह है कि आज किसान नेता संसद में नहीं है तो किसानों के खिलाफ कानून बन रहे हैं। और ये सरकार इतनी निकम्मी है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जैसा मैंने बताया कि देश की जो एक गरीबी वाली आबादी है उनको भी अच्छी सुविधाएं मिले, इसलिए लोकतंत्र बना कि ये जनता की सरकार बनेगी और जो जनता चाहेगी वो होगा। लेकिन आज वो हो रहा है जो सरकार चाहती है। वो जब चाहते हैं, ये जो बहनें खड़ी हैं स्कॉलरशिप खत्म कर देते हैं। क्या तुम्हारे सपने नहीं कि तुम नौकरी करो? तुम्हें माता पिता ने अपना पेट काट के पढ़ा, क्या तुम लोग नहीं चाहते कि तुम अधिकारी कर्मचारी बनो? क्या हमारे नौजवान नहीं चाहते कि ये तमाम तरह की पुलिस की भर्ती, आर्मी की भर्ती, क्लर्क की भर्ती, इसमें आप लोग जाओ? कितना बैकलॉग भर रही है सरकारें। वोट का अधिकार आपको सिर्फ रोटी खाने के लिए नहीं मिला है कि आपका पेट भर जाए। रोटी तो जानवर भी खाता है, वो भी अपना भोजन जो है ले लेता है। इंसान वो होता है जिसमें बुद्धि होती है और बुद्धि वाला व्यक्ति अपने अधिकार को किसी को छीन के नहीं रखने देता। और अगर इस प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी आज का आपके अधिकार छीने हुए हैं तो उसके जिम्मेदार आप भी हैं। आप ऐसे लोगों पे भरोसा करते हैं अब तक जिन्हें सिर्फ अपने पेट भरने हैं, जिन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। उनके घर बदल जाते हैं, उनकी पार्टियों के नाम बदल जाते हैं, उनके झंडे बदल जाते हैं, लेकिन गरीबों की गरीबी नहीं हटती है। हमें नहीं पता है। मैं एक गरीब परिवार से आता हूं। मेरे फादर जो है हेडमास्टर थे प्राइमरी स्कूल में, और मैंने देखा वो बहुत बच्चों को डांटते थे। वो सोचते थे कि ये बच्चे पढ़ लिख के कामयाब हो जाएं, और जब तक उनका जीवन रहा वो इस काम को निभाते रहे। उन्होंने मुझे समझाया कि देखो भाई चंद्रशेखर, पढ़ तो तुम लोगे, नौकरी भी कर लोगे और तुम बड़े आदमी बन जाओगे, लेकिन इससे समाज का कुछ नहीं बदलेगा। अगर तुम चाहते हो कुछ करना तो फिर इनके लिए कुछ काम करो। तब मैंने अपने साथियों के साथ ये बीड़ा उठाया कि जिन लोगों ने हमारे लोग के साथ धोखा किया, अब उन लोगों को हटा के हमें अच्छे लोग यहां बिठाने हैं जिससे गरीबों का काम चले। अब जो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा उनके घर कैसे चलते हैं? माँ बाप कैसे लाते फीस के पैसे? क्या तुम्हें नहीं पता है? माँ बाप शादियों के पैसे कैसे अरेंज करते हैं उधार लेके? क्या हमें नहीं पता है? और किस तरह से हमारे लोग गरीबी का जीवन जी रहे हैं, किस तरह से हमारे लोग स्वाभिमानी तो हैं लेकिन यहां अन्याय जुल्म जाते खिलाफ खड़े नहीं हो पा रहे हैं।
मुझे लगता है कि ये लड़ाई अभी अधूरी है और आजादी भी अधूरी है। आजादी पूरी तब होगी जब इस प्रदेश में रहने वाले अंतिम गरीब व्यक्ति को भी उसके बराबर के अधिकार मिलेंगे और उसका सम्मान होगा और कोई जाति धर्म के नाम पर उसको सता नहीं पाएगा। और मेरे याद है एक बहन थी हमारी, क्या नाम था उसका, मैं वो जो IIT में थी, वैभवी, हमारी एक बहन थी वैभवी, उसके साथ जो है उसको परेशान किया गया और वो बहुत परेशान थी और तमाम तरह से सब लोगों के पास गई, फिर भीम आर्मी के लोगों से मिली, तब उसकी न्याय की उम्मीद मजबूत हुई। तो भीम आर्मी के लोगों ने अपने काम से पहचान बनाई और हमारे लोगों के सपने हैं, हमारा नौजवान चाहता है नौकरी करना, रोजगार करना, अपनी पहचान बनाना, अच्छा घर बनाना, अच्छा मकान बनाना, लेकिन नहीं कर पा रहा है क्योंकि सरकार कुछ दे ही नहीं रही है, ना पढ़ाई के लिए लोन देती है ना रोजगार देती है। अब मुझे लगता है कि ये इस प्रदेश में हो सकता है और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि सरकार इसलिए बनती है कि आपके लिए नीति बने, और जब आपका आदमी जो चाहता है कि आपके लिए नीति बने, जब तक वहां नहीं जाएगा तो नीति नहीं बनेगी, और नीति जब बनेगी तभी तो आप लोगों के रास्ते खुलेंगे। अब सोचो अगर आपका प्रधान, आपका एक बहुत छोटी सी बात, सिंपल बात समझ आएगी, सोचे गांव में प्रधान आपके पक्ष का बना, जो आपने बनाया, क्या आपके काम नहीं होते हैं? बताओ, होते हैं या नहीं होते हैं? और जब दूसरे पक्ष का बनेगा तो क्या होता है कि जो काम आपके होने होते हैं वो भी नहीं होते हैं। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि अगर तुम चाहते हो कि इस देश में, इस प्रदेश में संविधान सुरक्षित रहे, तुम्हारे हक अधिकार सुरक्षित रहे, तुम्हारा स्वाभिमान सुरक्षित रहे, तो फिर अपनी बनाओ और अपने बलबूते बनाओ। कौन कहता है नहीं बना सकते? मैं गारंटी देता हूं कि हरिद्वार के बिना देहरादून चल ही नहीं सकता, लेकिन बाहर का आदमी आके यहाँ राजनीति कर लेता है। यहाँ MP कौन है? क्या नाम है MP के यहाँ का? कहाँ का है वो? हैं? और बताइए आप लोग कितने ताकतवर है कि दूसरा आदमी आगे MP बन गया और आप लोग यहाँ जो है, बताइए है या नहीं है? कमाल की बात कि जिनका कुछ नहीं है वो यहाँ सब कुछ हो गए, और जिनका सब कुछ है वो आज भी झंडा उठा रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि हमें एकता नहीं है। यहां तो इस प्रदेश की दो बड़ी आबादी, अगर दलित और मुस्लिम इकट्ठे हो जाएं तो यहां से एक सीट नहीं जाए हमारे खाते से अलग। लेकिन वो काम है मुर्गे वाला कि जिसकी गर्दन पकड़ जाती है वही फड़फड़ाता, बाकी सब लोग जो है दाना चुगते रहते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि लोग आपको पैसे भी दे देंगे, लोग आपके तमाम तरह की सुविधाएं भी दे देंगे, लेकिन स्वाभिमान नहीं दे सकते हैं। और अगर आपको स्वाभिमान चाहिए तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अगर आप नहीं लड़ रहे हैं तो अपने, तुम्हारे हिस्से की लड़ाई भीम आर्मी लड़ रही है, तो तुम्हें चाहिए कि भीम आर्मी का समर्थन करो। और जब आप भीम आर्मी का समर्थन करेंगे, ताकत देंगे, तो मैं एक लंबा 20 साल के जीवन के एक संघर्ष में मैंने देखा कि जिस दिन आप ताकतवर हो जाओगे तो DM SSP आपके यहाँ आया करेंगे सलाम करने के लिए, और पूछा करेंगे सर बताइए क्या काम है। और मैं जानता हूं कि जब आपके जैसे अच्छे लोग आएंगे तो किसी गरीब को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने परेशानी देखी। क्या आपने नहीं देखा कैसे माहौल से होके जाते हैं? और मैं तो जानता हूं ना, मैं तो आता हूं, मैंने देखा है कि नहीं है हम पे बरसाती, वो क्या कहते हैं उसको, मनीलाल क्या कहते हैं उसको, रेनकोट नहीं होता, बारिश में जाते हैं मोटरसाइकिल पे, हेलमेट नहीं होता मजबूरी में। और मैं कल से बता रहा हूं कि लोकतंत्र में 5-7 चीजें जो सरकार देती है उसके लिए हमें सरकार के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। सरकार की जिम्मेदारी इसलिए नहीं बना कि वो आपके ऊपर राज करे और नेता कहे चुनाव से पहले तो आपके बीच में आपके पैर पकड़े और कहे दादी चाची बहन अम्मा भाई वोट दे देना, और चुनाव के बाद आप नेताजी के घर जाए और नेताजी कहे नेताजी तो यहाँ है ही नहीं, और फिर नेताजी आपको बताए आप है कौन। आपको तय करना पड़ेगा कि जो लोग बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के बगैर आपके साथ खड़े थे, कल अगर उनको ताकत मिलेगी कि आपके काम होंगे या नहीं होंगे। जब आपके जैसा भाई बैठेगा विधानसभा में जाके, क्या आपके हक की बात होगी नहीं होगी? ठीक है, ये चोरों चकारों को छोड़ दो, इन्हें लूट मारों को छोड़ दो, और जो आपके अपने हैं उनको इस बार जो है प्यार दो, उनको जो आशीर्वाद दो। और मैं देखता हूं कैसे यहाँ गरीबों का काम रुकता है। और बाकी अगर नहीं करना है तो फिर ये भी देखो कि आप नहीं कर रहे लेकिन दुश्मन तो तैयार है। वो ऐसे कानून बना रहा है कि तुम्हारे सारे अधिकार डकाल ले जाएं। वो ले आता है CA NPR NRC, जो लोग वहां तक खड़े हैं हमारे, और कहता है इनकी नागरिकता चेक करवाओ। और सोचो संसद में अगर आपके लोग होते तो क्या वो कानून बन पाता? तो रोटी खाने से ज्यादा जरूरी है अपनी हक की लड़ाई लड़ना। और अगर नहीं लड़ोगे तो मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं वो दिन दूर नहीं है। सब एक बार सोच के देखो, पढ़े लिखे नौजवान कितने हैं जो हाई स्कूल पास हो जाए? हाल होगा एक बार, बहुत अच्छा, एक बार नीचे करो।
तुम पढ़े लिखे समझदार हो, बस ये बताओ, सोचो आज संविधान हट गया है, क्या कोई हमें यहां खड़े होने देगा? देगा कोई खड़े होने? क्यों मेरी बहन, देगा या खड़े होने कोई? संविधान से पहले एक बार पढ़ो, कहते हैं इतिहास बल देता है। अगर आप इतिहास को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि आप इतिहास में आपके साथ कितनी जुल जाती हुई है और इतिहास में किस तरह आपके अधिकार छीने गए। जब तक संविधान लागू नहीं हुआ तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, और जिनमें पढ़ने का अधिकार नहीं हुआ उनमें बुद्धि बल कहां से आएगा? जब तक संविधान लागू नहीं हुआ तो आपको मकान रखने का अधिकार नहीं था। जब आप मकान में रहोगे तो कहां रहोगे? सड़क पे। जब संविधान लागू नहीं हुआ था तो आपको राजनीति करने का अधिकार नहीं था। आज कोई देखा आपने, संविधान लिखने से, संविधान से पहले भी कोई प्रधान हुआ करता था किस गांव में तुम्हारा? और वो बाबा साहब की वो बात भूल गए हो क्या कि बाबा साहब ने कहा कि अगर तुम इस कारवां को आगे नहीं ले जा सकते तो उसको पीछे मत जाने दें।